Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्वागत है आपका मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्रेशन मेंबर। तो कंप्रेशन मेंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसके सभी पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना कर सकें। सभी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कंप्रेशन मेंबर क्या चीज़ है पहले ये जान लेते हैं, फिर उसके बाद कंप्रेशन मेंबर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो उस पर हम जाएंगे। तो कंप्रेशन मेंबर है तो आपको सामने वाला जो वर्ड दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, कंप्रेशन। यानी कहीं ना कहीं इस पे कंप्रेशन फोर्स के बारे में बात की जा रही होगी। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर बात की जा रही है कंप्रेसिव फोर्स की। तो पहले कंप्रेसिव फोर्स समझ लीजिए, उसके बाद आप कंप्रेशन मेंबर को इजीली समझ जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि ये कोई मेंबर है, कोई स्ट्रक्चर है या कोई एलिमेंट है, इस पे फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव फोर्स होता क्या है ना, जो पॉइंट की ओर लगेगा। कहाँ लगेगा, पॉइंट की ओर, यानी जो प्रोडक्ट है, जो बॉडी है ना, उसी की ओर बल लगेगा। चाहे ऐसा लगा दीजिए, चाहे ऐसा लगा दीजिए, है ना। ये सारे कौन से फोर्स हैं, कंप्रेसिव फोर्स। क्या कहलाएंगे, कंप्रेसिव फोर्स। वह बल जो क्या लगे, जिसमें लगना है उसी की दिशा में लगे, ठीक है। और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए तो कुछ ऐसा, ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तो ऊपर वाला जो कंप्रेसिव फोर्स है उसको हिंदी में बोलते हैं संपीड़न बल, नीचे वाला जो टेंसाइल फोर्स है इसको हिंदी में बोलते हैं तनन बल, ठीक है। ये आप ध्यान से समझिएगा। अच्छा, तो कंप्रेसिव फोर्स अगर किसी स्ट्रक्चर पे लग रहा है और वो उसको क्या कर ले, सह ले, यानी झेल ले, यानी बियर कर ले। तो जब कंप्रेसिव फोर्स को वो बियर कर लेगा, झेल लेगा, यानी उसके पास झेलने की ताकत होगी, शक्ति होगी, तो ही हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे मेंबर को कहते हैं कंप्रेशन मेंबर। क्या कहते हैं, कंप्रेशन मेंबर। और जो मेंबर टेंसाइल फोर्स को झेलने के लिए लगाया जाता है, बियर करने के लिए लगाया जाता है, वो क्या कहलाएंगे, टेंशन मेंबर। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब मैं इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप इसको जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर वाइवा में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, है ना। तो इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन, ए मेंबर जिस पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, ए मेंबर। स्ट्रक्चर कौन सा होता है भाई, स्ट्रक्चर आप जानते हैं, बता देता हूँ। जैसे ट्रस है ना, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपका जो घर बिल्डिंग बनेगा ना, वो एक स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में जो आपकी बिल्डिंग बनी है उसमें छोटे छोटे एलिमेंट या कह सकते हो मेंबर, जिससे मिलकर हमारा बिल्डिंग बनी है। उसी तरह आपका जो ट्रस है उसमें भी छोटे छोटे मेंबर या एलिमेंट कह सकते हो, उससे मिलकर हमारा ट्रस बना है। ऐसे ही स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है कि जो स्ट्रक्चर है, मेंबर इन अ स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में जो मेंबर है उस पर क्या लग रहा हो, विच इज सब्जेक्टेड, यानी उसके ऊपर लग रहा हो कौन सा फोर्स, एक्सियल कंप्रेसिव, एक्सियल कंप्रेशन कह दीजिए, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स कह दीजिए। इच कॉल्ड क्या कहला जाएगा, अ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए तो खासकर, है ना, ये पूछ लेता है कि कौन सा मेंबर है और कौन सा फोर्स ये झेलता है। तो कंप्रेसिव फोर्स झेलता है। तो एक्सियल क्या होता है भाई, तो एक्सियल वो होता है जो उसके एक्सिस पे लगे, जिस एक्सिस के लिए उसको डिजाइन किया गया है। तो बीम कौन से एक्सिस के लिए रहता है, ये बीम है। तो बीम देखोगे कि आप ऊपर से ऐसे लोड के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। बीम ऐसे लोड के लिए डिजाइन किया जाता है। और जो कॉलम होता है, ठीक है, ये ऐसे लोड के लिए डिजाइन किया जाता है। तो कॉलम का ये एक्सिस बना, कॉलम का ये एक्सियल लोड, तो ये एक्सिस हमारा कॉलम का है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो
तो एक्सिस पे लगेगा तो एक्सियल लोड हो जाएगा, और पॉइंट की ओर लगेगा तो कंप्रेशन। तो कंप्रेसिव कौन सा, एक्सियल कंप्रेशन हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो कौन कौन से मेंबर होते हैं, यानी टाइप्स आप कह सकते हो जो कंप्रेशन मेंबर में गिनती होगी जिनकी। ठीक है, टाइप्स। चलिए तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला चीज स्ट्रट। ये क्या चीज है, ये या तो इंक्लाइंड होगा या वर्टिकल होगा, है ना। वर्टिकल भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है। ठीक है, तो वर्टिकल या इंक्लाइंड। वर्टिकल यानी ऐसे खड़ा खड़ा, और इंक्लाइंड का मतलब ये तिरछा, है ना, तिर्यक, तिरछा, चाहे ऐसा तिरछा हो चाहे ऐसा तिरछा हो। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, आपको देखने को मिलेगा ट्रस वगैरह जब हम आप पढ़ोगे। ठीक है, तो वहाँ पर ये कुछ ऐसे छोटे छोटे, एक तो ये हो गया आपका मेंबर, एक ये मेंबर हो गया सस्पेंडर। ठीक है, उसी तरह ऐसे ऐसे लगे हुए होंगे। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीज लगे होंगे, और ये कंप्रेशन अगर फोर्स झेल रहा है तो यही आपका स्ट्रट होगा। अगर टेंशन झेल रहा है तो वो टेंशन मेंबर हो जाएगा, तो वो टाई मेंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे देखने को आपको मिलेगा। और कहाँ देखने को मिलेगा, ब्रिज। ब्रिज आप देखे होंगे, तो ब्रिज में जो आपको कुछ ऐसा देखने को भी, ये चीज तो रहता ही है। इसको और बड़ा कर देता हूँ मैं, कुछ ऐसा सपोज, है ना। तो ब्रेसिंग जो बनती है ऐसे 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 ऐसे, यही तो स्ट्रट है आपका। क्या है ये, स्ट्रट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स में मैंने बोला पहला स्ट्रट। ठीक है, ये कंप्रेशन मेंबर में आ गया, है ना। कौन कौन से टाइप्स हैं, यानी कंप्रेशन मेंबर कौन कौन से हैं ये बता रहा हूँ, है ना, क्लासिफाइड कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा हो गया आपका कॉलम। ठीक है, कॉलम में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सियल कंप्रेशन लगता है। मैंने यहाँ पर दिखा दिया है डायरेक्ट डायग्राम में, ये कॉलम है, बी में। तो डायरेक्ट एक्सियल कंप्रेशन लग रहा है, इसीलिए ये भी कंप्रेसिव तुम्हारा मेंबर में आएगा। कौन सा है ना, मेंबर के टाइप्स बता रहा हूँ ना, कंप्रेसिव मेंबर में आ जाएगा। अब आते हैं इसमें और थोड़ा देख लेंगे। अगर कॉलम है तो आपको पोस्ट भी देख लीजिए, खंभा, है ना। और आपका स्टैंक्शन, एक सेकेंड, हाँ। तो ये पोस्ट और स्टैंक्शन जो आप एस्टिमेशन करेंगे तो उसमें आपको आराम से देखने को मिलेगा, और उसमें देखने को मिल जाएगा आपको स्टील 2 में। तो स्टील 2 बीटेक वालों के लिए है, स्टील फर्स्ट जो है वो सिर्फ आपके डिप्लोमा वालों के लिए है और बीटेक वालों के लिए भी है, लेकिन स्टील 2 डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको नॉलेज सब रखना है, क्योंकि आपको आगे जाकर सारे एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने हैं, जितने एग्ज़ाम आपको आगे देने हैं, तो वहाँ सब जगह पे ये काम आएगा। अच्छा, तो ये सारे चीज़ क्या है, आपके कंप्रेशन मेंबर हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ इस्तेमाल होंगे। तो कंप्रेशन मेंबर फेल कब होता है ना, ये देख लेते हैं। व्हेन कंप्रेशन मेंबर और जब कंप्रेशन मेंबर पे क्या हो, ओवरलोड आ जाए। ठीक है, ओवरलोडेड, देन देयर फेल्यूर में टेकन, या टेक प्लेस कह दीजिए, टेक प्लेस। जब ओवरलोड होगा तब वहां पर क्या होगा, जो आपका कंप्रेशन मेंबर है वो फेल हो जाएगा, है ना, ये देखने को मिलेगा। तो किसके कारण होगा, क्योंकि बिकॉज वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज, किसी एक कारण होगा। मैं बता रहा हूँ कि किस किस कारण होगा। पहला तो डायरेक्ट कंप्रेशन की बात की जाएगी, ये जो आपका लग रहा था ना, यही है डायरेक्ट कंप्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा है एक्सेसिव बेंडिंग, बेंडिंग की वजह से भी हो सकता है आपका, और बेंडिंग कंबाइंड विथ ट्विस्टिंग की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, बता देता हूँ क्या चीज़ है। फेल्यूर, पहला क्या बोला मैंने, डायरेक्ट कंप्रेशन। देखिए ये अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर में देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बेस से, है ना, इसको मिस ना करिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन। और दूसरा क्या बोला मैंने, एक्सेसिव बेंडिंग, है ना, बहुत ज़्यादा बेंडिंग की वजह से क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा आपका। और थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, बेंडिंग कंबाइंड विथ ट्विस्टिंग। ठीक है, एक तो बेंडिंग ऊपर से ट्विस्टिंग। ठीक है, ट्विस्ट क्या होता है भाई, ये चीज़ आपका है सपोज कोई एलिमेंट, अब आप इसको घुमाइए तो ये क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा, ऐसा घूमेगा। ये जब फिक्स होगा तो ये चीज़ आप ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये ट्विस्ट होगा ना। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ से फिक्स है, इस वजह से ट्विस्ट होगा, तो ये ट्विस्ट है ना। रोटेशन में नहीं आ जाएगा कि पूरा पूरा रोटेट हो जाएगा, ये क्या होगा, ट्विस्ट होगा। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या क्या देखने को मिल रहा है, एक तो स्ट्रट की बात किया मैं, और दूसरा कॉलम की बात किया मैं। तो पहले स्ट्रट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉलम पे बात करेंगे। कुछ चीज़ें कॉलम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैं लिखवा दूंगा इसके बाद कॉलम वाले में। ठीक है, पहले स्ट्रट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। तो चलिए स्ट्रट पे देखते हैं। तो जो स्ट्रट है हमारा स्टील में, स्टील सब्जेक्ट में, वो किसका है, वो एंगल का बना होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख देंगे, एंगल स्ट्रट। ठीक है, एंगल बता चुका हूँ आपको, ISA एंगल। ठीक है, कैसा दिखता है एक बार और बता देता हूँ, ये क्रॉस सेक्शन में कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, लेकिन जब इसको पूरा 3D व्यू में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा जाता हुआ, ये और लंबा कर देते हैं। ठीक, ये ऐसा कुछ रहेगा, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एंगल है। तो जो एंगल स्ट्रट है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा है। एक रहेगा इसमें जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो इसमें एक रहेगा कंटिन्यूअस मेंबर, एक रहेगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एक क्या रहेगा, कंटिन्यूअस मेंबर, और एक रहेगा डिसकंटिन्यूअस मेंबर, डिसकंटिन्यूअस मेंबर। ठीक है, ये दो मेंबर रहेंगे, कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस देखिए नाम से पता चला लगातार चलता जाएगा, है ना, और डिसकंटिन्यूस मतलब कंटिन्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंटिन्यूस क्या चीज़ है। कंटिन्यूस, यहाँ एक यू और लगा लीजिए, है ना, सही रहेगा, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। हाँ, तो कंटिन्यूस मेंबर्स क्या डेफिनेशन बनेगी, इसमें क्या रहेगा, देखिए एक तो एंगल कैसा होगा, या तो सिंगल होगा या तो डबल होगा। ठीक है, दो कंडीशन बनेगी एंगल की, या तो सिंगल होगा या तो डबल होगा। और ये नंबर ऑफ जॉइंट में कंटिन्यू क्या रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो यही चीज़ इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, दी कंप्रेशन मेंबर्स, या तो जो कंप्रेशन मेंबर है या तो आइदर सिंगल, या तो सिंगल होगा, और डबल या डबल एंगल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर दिखाया मैंने सिंगल, अब इसी को डबल भी हो सकता है। ठीक है, मैं दिखा दूंगा डायग्राम में कैसा सिंगल कैसा डबल, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या देखेंगे, विच आर कंटिन्यूअस ओवर a number of joint, देखो नंबर ऑफ जो जॉइंट है उसमें क्या है, कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखने की चीज है इसमें। जॉइंट्स आर नोन एज कंटिन्यूअस मेंबर। अब एग्जाम्पल ले लेते, कॉन्टिन्यूस मेंबर में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है,
अब समझिए, जो ट्रस होता है ना, उसमें जो सबसे ऊपर वाला कॉर्ड होता है, यानी टॉप कॉर्ड जिसे बोलते हैं, टॉप कॉर्ड मेंबर ऑफ ट्रस, ट्रस गर्डर का, है ना, ट्रस गर्डर। तो टॉप कॉर्ड मेंबर्स ऑफ ट्रस गर्डर, और क्या चीज, और जो उसका प्रिंसिपल राफ्टर रहता है, आप देखे होंगे कंटिन्यू चलते जाता है, एंड प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर ऑफ रूफ ट्रसेस आर कंटिन्यूअस मेंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव केस में, है ना। तो टॉप कॉर्ड मेंबर ऑफ ट्रस गर्डर पहला, दूसरा प्रिंसिपल राफ्टर। आप ट्रस, अगर आप नहीं देखे हैं ट्रस वगैरह, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर QSC में चले जाइए, वहाँ पर मैंने ट्रस का एस्टिमेट बनाया है, तो वहाँ पर आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा कि प्रिंसिपल राफ्टर कहाँ पे, अगर देखे हैं तो अच्छी बात है। तो प्रिंसिपल राफ्टर किसका, रूफ ट्रस का, क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये रहा क्या अपना कंटिन्यूअस मेंबर, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और हैं, वो चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। क्या चीज़ है, देखिए, इफेक्टिव लेंथ का इस्तेमाल होगा इसमें, कि किसका इस्तेमाल होगा, इफेक्टिव लेंथ का। चलिए उसका मैं वो बनाकर कहते हैं टेबल बनाकर दे दूंगा, या फिर जो बुक का होगा वो बुक में दिखा दूंगा कि ये टेबल है, आप उसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये रहा कंटिन्यूअस। अब आते हैं हम लोग अपने डिसकंटिन्यूअस में। चलिए, तो डिसकंटिन्यूअस समझेंगे। सेकंड नंबर क्या था, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मेंबर। देखिए, सबका लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है, सबके कॉन्सेप्ट, सबका डेफिनेशन, ताकि आप क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो पता हो कि किस लिए इसको सॉल्व किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, क्यों इस पे ये लोड आ रहा है, किस लिए इसका स्ट्रेस ऐसा निकाला जा रहा है। ठीक है, सारा चीज़ आपको पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे, है ना, वरना आपका सब मैश हो जाएगा। चलिए, इसका भी समझ लीजिए, इसका भी डेफिनेशन जल्दी से मैं लिख दे रहा हूँ। दी कंप्रेशन members which are not continuous। क्या हो जब कंप्रेशन मेंबर जो कंटिन्यूअस ना हो, कंटिन्यूअस ओवर अ नंबर ऑफ जॉइंट। ठीक है, नंबर ऑफ जॉइंट पे जो कि कंटिन्यूअस ना हो, और जो कंटिन्यूअस होगा वो कंटिन्यूअस में चला जाएगा। देखिए, इजी है डेफिनेशन। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है ताकि आप सेट कर पाएँ एग्जाम्पल इसका, है ना। तो थोड़ा सा इसका और लिख लीजिए, विच एक्सटेंड बिटवीन टू एडजेसेंट, एक सेकेंड, एडजेसेंट जॉइंट ओनली are known as discontinuous member। ठीक है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं डेफिनेशन क्यों लिखा रहा हूँ, तो बता दूँ, सबके पास बुक नहीं होती है, सब नहीं लिख पाते हैं, और बुक से लिखना सही भी नहीं है कि आप बुक से हर चीज़ छापते रहें। मैं यहाँ पर इजी वे में सब चीज़ लिखा रहा हूँ ताकि आपको बुक देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इसी से आपको सब समझ में आ जाएगा, एक बार दिमाग में बैठ गया, आपको दोबारा बुक छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। ये डिसकंटिन्यूस, अब मैंने बोला एक सिंगल रहेगा और एक क्या रहेगा, डबल एंगल स्ट्रट रहेगा, एंगल स्ट्रट रहेगा। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, जो इफेक्टिव लेंथ होता है स्ट्रट का वो देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रट्स जो होते हैं, तो मैं डायरेक्ट बुक से दिखा दे रहा हूँ आपको, है ना।
तो देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आप इसका क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा, लिखना होगा लिख लीजिएगा। मैं इसमें समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। कॉन्टीन्यूस और डिसकंटिन्यूस, इसी पे पूरा खेल है। पहला कॉन्टीन्यूस है, बाकी सब डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। अब समझने की बात है कि सिंगल और डबल एंगल की बात है पहले नंबर पे, तब हम उसका इफेक्टिव लेंथ 0.7 L जो ओरिजिनल लेंथ होगी उसमें 0.7 से लेकर 1 तक कर सकते हैं, ठीक है। ये अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है जो सिग्मा AC लिखा गया है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। उसको और जूम कर दे रहा हूँ मैं और अच्छे से आपको दिख जाएगा। डिसकंटिन्यूअस और सिंगल एंगल कनेक्टेड विथ वन रिवेट, ठीक है। जो सिंगल एंगल किससे कनेक्ट होगा, वन रिवेट से, तो उसकी लेंथ भी 1L हो जाएगी, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो 0.8 सिग्मा AC हो जाएगा, यहाँ पर चेंज आ रहा है स्ट्रेस में। फिर डिसकंटिन्यूअस सिंगल एंगल कनेक्टेड विथ मोर देन 1। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन पेपर में लिख के आएगा ना कि कौन सा एंगल है और कैसे कैसे कनेक्ट है, किसके साथ कनेक्ट है। अगर एक रिवेट के साथ कनेक्ट है सिंगल एंगल तब ये रहेगा, अगर एक रिवेट से ज़्यादा से सिंगल एंगल कनेक्ट है और वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो वो 0.85 L हो जाएगा, यानी लेंथ इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी, और ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह डिसकंटिन्यूअस अगर डबल एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन अपोजिट साइड। अब बैक टू बैक अपोजिट साइड क्या है ये मैं डायग्राम में बता देता हूँ, ठीक है। और एक होता है एक ही साइड पे, एक होता है बैक टू बैक अपोजिट साइड, ठीक है। अभी इसमें लिखा है कि सेम साइड पे, बताया ना, एक ही साइड पे होगा और एक होगा बैक टू बैक अपोजिट साइड, ठीक है। तो उसकी ये इफेक्टिव लेंथ दी हुई है, इसी को अप्लाई करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर ये अब इसमें कुछ कॉमन देखिए, अब मैं शॉर्टकट कुछ बता देता हूँ। कॉमन देखिए क्या चीज़ है, आपको सिर्फ 2 जगह पर ये 4 नंबर जहाँ पे अपोजिट साइड है और आपका 3rd नंबर जहाँ पर मोर देन 1 रिवेट है, वहाँ 0.85 कॉमन दिख गया, यानी इस 2 जगह के लिए आप 0.85 याद कर लीजिएगा। पेपर में ये अगर नहीं मिलता, ये नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि आप जो कोड इस्तेमाल कर रहे हैं डिप्लोमा वाले 1984 इस्तेमाल करते हैं जो कि, तो उसमें यहाँ ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो याद करना पड़ेगा आपको। तो ये याद कर सकते हैं कि इन दोनों के लिए ये 0.85 और पहले वाले के लिए और दूसरे और आखिरी सब के लिए 1L, क्योंकि यहाँ पर 0.7 L से 1L है तो कॉमन ले लीजिए 1L, है ना, मतलब ले सकते हैं तो 1 ले लीजिए, तो तीनों में 1L। अब बचे यहाँ पर, यहाँ 2 जगह पर 0.8 है और बाकी सब में सिग्मा AC है। ऐसे आप शॉर्ट में ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। तो इसका मैं बोला कि बैक टू बैक और वो फ्रंट वाला वो दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आपको पूरा क्लियर रहेगा। चलिए इसमें देख लीजिए आप, है ना, ये फिगर दिख रहा है, एंगल स्टड दिख रहा है, यहाँ पे गैजेट प्लेट दिख रहा है, ठीक है, ये गैजेट प्लेट है ये। इसके साथ ये देखिए एंगल स्टड मैं बताया हूँ कैसे रहता है, और ये ऐसा उसका साइड से व्यू दिखाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा सिंगल एंगल स्टड कनेक्टेड बाय 1 रिवेट। एक रिवेट के देखिए, एक रिवेट के साथ ये सिंगल एंगल कनेक्ट है गैजेट प्लेट के साथ। अब नीचे वाला ये वाला व्यू देखिए, इसमें भी आपका है लेकिन 2 रिवेट दिख रहा है, तो लिखा है मोर देन 1 रिवेट, ठीक है, इस चीज़ के लिए। और आप 3rd डायग्राम देखेंगे तो 3rd डायग्राम में आपको बैक टू बैक, यहाँ देखिए बैक टू बैक क्या देखने को मिल रहा है, 2 एंगल आपको स्टड के लगे हुए गैजेट प्लेट के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको टैकिंग रिवेट दिख रहा है, ये दूर पे एक रिवेट लगा हुआ है, यही है आपका टैकिंग रिवेट, है ना, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे लगा होता है। और यहाँ पर देखिए इसका एक डायग्राम और दिखाया है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर साइड बनाकर ये प्लेट है आपकी, है ना, और ये टैकिंग रिवेट दिखाई गई है, ठीक है। तो ऐसे फिगर है इसका, मैं बोला था मैं दिखा दूंगा आपको अपोजिट साइड पे कैसा रहता है, सेम साइड का भी दिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है और ना टेंशन लीजिए आप, ठीक है, मैं सारा चीज़ बता दूंगा, ठीक है। सेम साइड ये है, ये सेम साइड का है, अगर देखेंगे तो ये आपका गैजेट प्लेट है और ये दोनों एक ही साइड पे लगे हुए हैं, तो ये लिखा हुआ है सेम साइड ऑफ गैजेट प्लेट, ठीक है। तो ऐसे रहेगा अपना क्या चीज़, एंगल स्टड। तो इसका हम क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिलेंडरनेस रेशियो क्या है, ठीक है।
तो सिलेंडरनेस रेशियो आपको बता देता हूँ मैं क्या है, कि जो इफेक्टिव लेंथ होता है उसका रेशियो किसके साथ कर दो आप, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो ये नाम आप पहली बार सुन रहे होगे, रेडियस ऑफ जायरेशन, या इसे पहले सुन चुके होगे, तो मैं इसमें बता दूंगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो क्या होता है सिलेंडरनेस रेशियो, तो लिख लेते हैं पहले, सिलेंडरनेस रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूले में काम आएगा। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने बोला कि इफेक्टिव लेंथ, मैं LEF लिख देता हूँ। इफेक्टिव लेंथ किसका रेशियो है, इफेक्टिव लेंथ का रेडियस ऑफ जायरेशन के साथ। ये R बराबर क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन के साथ है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। किसका बना लें, जो एंगल स्ट्रेच पढ़ेंगे तो उसी एंगल का बना लेते हैं। क्रॉस सेक्शन मैं बना रहा हूँ, फिर क्रॉस सेक्शन को हम लोग क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। तो क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, ये। अब इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, इसका CG कहाँ पे है ना, एक्ट कर रहा है। सपोज यहाँ पर CG इसका एक्ट कर रहा है, तो ये आपका Y डायरेक्शन हो गया। कौन सा डायरेक्शन, Y। और इस पॉइंट से गुजरने वाली रेखा, ठीक है, ये X डायरेक्शन हो गया। अब इसी में से हम लोग क्या करेंगे, ये सेंटर कट आया है, इसी पॉइंट से, थोड़ा सा तिरछा दिख रहा, इसी पॉइंट से हम लोग यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों के 45 डिग्री एंगल से, ये कुछ ऐसा है ना, 45 डिग्री एंगल से लेंगे, और ये बनेगा V और ये बनेगा V। ठीक है, और इस साइड से ले लेंगे जब, ये बन जाएगा आपका U और ये बन जाएगा आपका U। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ स्ट्रेच था। यहाँ पर अपन दिखा देते हैं कि ये रिवेट लगा है, ये रिवेट लगा है। ठीक है, तो लैम्डा अगर हम लोग X डायरेक्शन में देखें, किसको देखें, सिलेंडरनेस रेशियो था, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं लैम्डा की, लैम्डा ही सिलेंडरनेस रेशियो है। तो लैम्डा अगर X डायरेक्शन में होगा, लैम्डा किस डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में, लैम्डा एक्सिस बराबर, तब आपका जो इफेक्टिव लेंथ है वो भी X डायरेक्शन में देखा जाएगा, और जो R है वो भी X डायरेक्शन में मिल जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन। अच्छा, ये रेडियस ऑफ जायरेशन मिलेगा कहाँ से आपको, ये मिल जाएगा फ्रॉम स्टील टेबल, फ्रॉम स्टील टेबल। ठीक है, या हो सकता है पेपर में गिवन हो, या फिर आपको स्टील टेबल पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ लेमडा YY इसी तरह, तो LYY हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ कहाँ पे, YY, और RYY हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा लेमडा मैक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पूछा जाता है कि मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो क्या है, कि L/R मिनिमम हो जाएगा। R मिनिमम ले लेंगे, जो इनमें से मिनिमम R रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, R मिनिमम। अच्छा, तो R निकालेंगे कैसे, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सिलेंडरनेस रेशियो जो फार्मूला, ये काम आएगा आपका ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। R की बात किया जाए तो RXX बराबर आपका अंडर रूट IXS अपॉन A। यहाँ पर IXS क्या है, ये जो I है ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये कहाँ से मिल जाएगा, या तो आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आप स्टील टेबल से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से मिल जाएगा, फ्रॉम स्टील टेबल। ठीक है, आप जो कंप्रेशन मेंबर सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है वो सिंपल होगा तो आप स्टील टेबल से ले लेंगे, लेकिन कंपाउंड होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को निकालने के लिए, दोनों का स्टील टेबल से लेने के बाद आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, अब आते हैं
आर वाई वाई पे, तो सेम रहेगा आई वाई वाई अपॉन ए से क्या है, एरिया है, ए बराबर एरिया है। ये फार्मूला आर एक्सेस आर वाई दोनों में से जो कम आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, आर मिनिमम, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि जो आई जो सब में कम रहता है वो आई मिनिमम। कभी कभी आर वी भी आर यू यू भी ले लेते हैं, तो सबको देखते हैं आर एक्सेस आर वाई वाई आर यू यू आर वी भी आर जेड जेड, तब उसके बाद निकालते हैं आर मिनिमम, देख लेते हैं जो कम है स्टील टेबल से, या फिर ऐसे निकालने का ये तरीका है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आर मिनिमम वगैरह सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें डायरेक्ट ही कंप्रेशन चैप्टर में आर मिनिमम बस निकालने को बोल देता है। तो हम यहाँ से न्यूमेरिकल अब चालू कर देते हैं, फिर जो चीज़ छूटा है, छूटा क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शुरू में नहीं बताता हूँ मैं, उसको बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है। वीडियो क्लास जो आपकी जो चल रही है, ये लेक्चर चल रहा है, इसके बीच बीच में बताते रहूँगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो मैं एक क्वेश्चन पहले उठा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन को लिख दिया है, आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। देखिए मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन, और ये कहाँ से है। ये एसके दुग्गल की बुक से क्वेश्चन उठाया है मैंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। इसमें क्या है लिखा है, एन ISA 100/100/6, यानी जो इंडियन स्टैंडर्ड एंगल है, एंगल का ही स्टड बना रहे हैं हम लोग ना, तो इंडियन स्टैंडर्ड एंगल है वो 100/106 का है। इसमें FI दिया हुआ है, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है। FI क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, जो लिखा है 250 न्यूटन पर mm², ये गिवन है, इसका भी यूज होगा। इज यूज्ड एज स्ट्रट इन अ ट्रस, ठीक है, ट्रस में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अभी ध्यान रखेंगे, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे काम आएगा मैं बताता हूँ। द लेंथ ऑफ द स्टड बिटवीन द इंटरसेक्शन एट ईच एंड इज 3 मीटर। लेंथ कितना दे दिया है, लेंथ दे दिया 3 मीटर। लेंथ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रट, स्ट्रट की स्ट्रेंथ निकालना है, मुद्दा क्या है हमारा, मेन मुद्दा है स्ट्रेंथ निकालना, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या दी हुई है, इट इज कनेक्टेड बाय 2 रिवेट्स, इट इज कनेक्टेड बाय 2 रिवेट्स एट ईच एंड, ठीक है। मतलब कि ये कनेक्ट किससे किया गया, 2 रिवेट से किया गया है ना, और दोनों एंड में बता दिया है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड बाय 1 रिवेट्स एट ईच एंड, यानी दोनों एंड तरफ एक एक रिवेट के बारे में बात की गई है। और यहाँ पे तीसरा कंडीशन में बोला गया है ये वेल्डेड कनेक्शन है, जो कि दोनों साइड है ना। तो तीनों कंडीशन हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक सेकेंड, ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जब सॉल्यूशन करेंगे तो जो सब कुछ डेटा लिखना है, प्रॉपर्टी लिखना है उस चीज़ की ISA की, वो लिखना कहाँ से, स्टील टेबल से। कहाँ से लिखना है, स्टील टेबल से, उसको हैंड बुक भी कहते हैं। तो आप लोग सबसे पहले लिख लेंगे फ्रॉम IS हैंड बुक नंबर 1, ठीक है, ये लिख लेंगे। अब इसमें से हम लोग सारा चीज़ निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ISA कितना है, 100/106, ये mm में था सब, है ना। ये चीज़ हम लोग कहाँ से ले लेंगे, ISA स्टैंडर्ड। चलिए तो मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना। एंगल सेक्शन देखिए पहचानना कैसे है, इसमें लिखा रहता है शुरू में रोल्ड स्टील इक्वल एंगल अनइक्वल एंगल। अगर ये चीज़ आपका शुरू वाला 2 वैल्यू इक्वल है, समझ लीजिएगा इक्वल एंगल, अगर नहीं है तो अनइक्वल एंगल, ठीक है। इसी से आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो दोनों इक्वल है तो हमारा इक्वल एंगल पहला पेज से दूसरा पेज में चलेगा, है ना। चलिए तो देख लेते हैं, ये कुछ सिंबल भी दिए हुए हैं, आपको पढ़ने के लिए काम आ जाएगा, पेपर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब 100/100 क्या देखना है, 6। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 100/106, जिसका सेक्शनल एरिया इतना दिया हुआ है, जिसका वेट न्यूटन में इतना दिया हुआ है,
सी एक्सेस इतना दिया हुआ है, ठीक है, बराबर सी वाई के है। और क्यों बराबर है? क्योंकि आपका सेक्शन भी इक्वल है, इस वजह से दोनों बराबर है, ठीक है। उसके बाद आपका हम लोगों को रेडियस ऑफ जायरेशन लेना रहता है, जो क्या लेना रहता है? मिनिमम लेना रहता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ पहले, तो आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। इसमें मिनिमम लेना रहता है, तो ये मैंने जूम कर दिया है, अब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एक्सेस आई वाई वाई और आई कह रहा हूँ आर एक्सेस आर वाई वाई बराबर है आर यू यू आर वी वी है, ठीक है। इसमें से डेटा दिया हुआ है। अब ये डेटा हमारा ये जो सामने मैच कर रहा है, ये आर वी वी सबसे मिनिमम है, ये तीनों में से देख लीजिए सबसे मिनिमम आर वी वी है, तो आर मिनिमम क्या हो जाएगा? 1.95। तो ये सारी डेटा को मैं अब कॉपी में लिख रहा हूँ, जितना चीज़ मैंने बताया है ना। तो ये कॉपी में लिखेंगे। चलिए तो लिखते हैं। तो क्या क्या बोल दिया मैंने? एरिया बोला, सेक्शनल एरिया। एरिया बराबर कितना था? 11.67 सेंटीमीटर में था ना, 11.67 ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, इसको बदल लेंगे तो 1167 स्क्वायर में आ जाएगा। बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है आर वी वी ही हमारा क्या है? आर मिनिमम है। आर वी वी बराबर आर मिनिमम, ये कितना है? 1.95 सेंटीमीटर में है, एमएम में 19.5 एमएम हो गया, ठीक है। ये चीज़ है। अब गिवन में क्या है? लेंथ गिवन है अपने पास, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए पहला कंडीशन जब चालू करेंगे, यहाँ पे लेंथ गिवन है, ये भी लिख लीजिए 3 मीटर, ठीक है। अब पहला कंडीशन जब चालू करेंगे तो हमारे पास लेंथ गिवन है, और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वहाँ पास निकाल लेंगे सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है। क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि L/R होता है, लेकिन L यहाँ पर कौन सा L है? L कौन सा है? L बराबर 3 मीटर जो है, इफेक्टिव लेंथ नहीं है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले इफेक्टिव लेंथ। तो अब इस वाले जो स्टेप में हम लोग कर रहे हैं वो क्या निकालने जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। सिलेंडरनेस रेशियो, सबसे पहले सिलेंडरनेस रेशियो, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे? सिलेंडरनेस रेशियो। तो सिलेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए एल इफेक्टिव निकालना बहुत ज़रूरी है। तो एल ई एफ बराबर कितना हो जाएगा? तो मैंने बोला था कि एल इफेक्टिव एक फिगर दिखाया था, डायग्राम दिखाया था, फिगर नहीं टेबल दिखाया था। तो उस टेबल में आपको देखने को मिला था, मैं दिखा देता हूँ फिर से टेबल। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ हमारी कंडीशन, पहले नंबर कंडीशन किससे सेटिस्फाई करती है इन सब में, ये देखने को आपको मिलेगा। ये थर्ड नंबर में लिखा सिंगल एंगल था कनेक्टेड विथ 2 रिवेट। 2 रिवेट मतलब मोर देन 1 रिवेट, है ना। तो ये वाले कंडीशन में लेंथ 0.85 L है, तो यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे? रख लेंगे। दूसरा कंडीशन ऊपर वाला सेटिस्फाई करेगा, सिंगल एंगल कनेक्टेड विथ 1 रिवेट। और तीसरा वाले में वेल्ड आएगी, तो वेल्ड के बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है, तो आप इसको टेबल को जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 0.85 L हो गया, तो 0.85 L कितना? 3 मीटर है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। अच्छा, अब आप मीटर में निकाल रहे हैं या सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखना है, या फिर mm में, ये भी देख लेंगे। तो हम लोग किस में निकाल रहे हैं? ऊपर पूरा डेटा mm में चल रहा है, तो इसको भी mm बदलोगे 3 मीटर का 3000 mm हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप कैलसी से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2550 mm, ठीक है। अब आप सिलेंडरनेस रेशियो यानी लेमडा बराबर L इफेक्टिव और R मिनिमम रख देंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? L इफेक्टिव 2550 अपॉन R मिनिमम की बात की जाए तो 19.5 130.769, ठीक है। ये आ जाता है लेमडा। अब आते हैं लेमडा मैक्स की बात करते हैं। किसकी? लेमडा मैक्स। ये कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम आपको उससे मिल जाएगा, टेबल से मिल जाएगा, है ना। ये टेबल 1984 लिख देता हूँ, फ्रॉम IS कोड से मिलेगा 1984, है ना। तो ये यहाँ से मिल जाएगा।
तो ये कहाँ मिलेगा, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको कोड में। ये पेज नंबर 30 में आपको IS कोड में मिल जाएगा, पेज नंबर 30। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पेज नंबर 30 में मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो। तो आपको दिख रहा होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन में चलेंगे तब जाके आपको लैम्डा मैक्स यहाँ पर से मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ पहले। ये क्वेश्चन में था ट्रस के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? ट्रस, स्ट्रट ट्रस, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको देखना क्या है कि ट्रस वाला कौन सा है इनमें से। ऊपर पढ़ेंगे, ऊपर कहीं पे भी ट्रस नहीं लिखा है, सेकंड नंबर कहीं पे भी ट्रस नहीं लिखा है, और थर्ड नंबर इसमें भी नहीं, फोर्थ में भी नहीं, लेकिन फिफ्थ में आपको देखने को मिलेगा रूफ ट्रस के बारे में यहाँ दिया है, ब्रेसिंग सिस्टम के बारे में दिया है। तो आपका लैम्डा मैक्स भी यहीं से आ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा? 350 आ रहा, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है, और बाकी चीज़ें फिर मैं आगे बताते चलूँगा। तो कैसे पेपर में देखा जाता है, ठीक है। किससे देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ दिया हुआ है। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आपको पता चल गया 350। तो ये वाला जो लैम्डा आया है और ये जो लैम्डा आया 130, ये दिख रहा है, और लैम्डा मैक्स, ये दोनों को कंपेयर करो। क्या करो? कंपेयर। तो लैम्डा मैक्स कितना हो रहा? बराबर हो रहा 350। तो अब बताओ कौन छोटा? लैम्डा इज लेजर देन लैम्डा मैक्स, ये छोटा है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कि कौन छोटा है? लैम्डा छोटा है, ठीक है। लैम्डा मैक्स बड़ा है, तो लैम्डा मैक्स हमेशा बड़ा होना जरूरी है, ठीक है। ये था। अब क्या करेंगे, फ्रॉम हम लोग IS कोड फिर से उठाएंगे, वहाँ पे एक टेबल है, मैं वो लिख देता हूँ। फ्रॉम टेबल 4.4 ऑफ द टेक्स्ट बुक में, या फिर IS कोड से फ्रॉम IS कोड 5.1, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूँ? 1984 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये समझ लीजिए। तो 1984 वाला अब चलते हैं, जो मैंने बोला है वो टेबल में खोल देता हूँ। पहले 5.1 में चलते हैं। देखिए ढूंढने का तरीका क्या है, इस टेबल पे लिखा रहता है कि ये टेबल कौन सा। 3.1 लिखा है, 5.1 ईजिली आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। पेपर में बिल्कुल टाइम ना लगाइएगा, बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, ठीक है। तो 5.1 तो देखिए आपको यहाँ पर एक टेबल दिख रहा होगा 5.1, ठीक है। तो ये जो 5.1 दिख रहा है, वहीं पर आपको एक FY और लैम्डा की वैल्यू दिख रही है। तो FY गिवन था ना 250, और लैम्डा की वैल्यू कितना आया है वो ध्यान रखें। कितना आया भाई? 130। तो 130 पॉइंट कुछ है वैल्यू, तो किसके करीब है? 130 140 के बीच में है। एक बार और देख लीजिए, आप अपनी डेटा देख लीजिए। 130.769 यानी 130 140 के बीच में है। तो यहीं आप जाना 130 250 के पास, ये वाले 250। ये कितना आ रहा? 57। अब 140 में 51, यानी हमारा वैल्यू इन दोनों के बीच में क्या करेगा? लाइज करेगा, ठीक है। तो पहले लॉन्ग कट बता देता हूँ, फिर शॉर्ट कट बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था कि पहले उसका लॉन्ग कट देख लेते। तो ये लॉन्ग कट है क्या चीज़, और फिर उसके बाद उसका शॉर्ट कट देखेंगे। तो लॉन्ग कट क्या चीज़ है, इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं? पहले FY देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं? लैम्डा। तो FY 250 है, जो कि हमारे पास क्या है? गिवन है, और लैम्डा जो है ये आया हुआ है 130.769,
अभी लेमडा किसके किसके बीच में लाइज कर रहा है, 130 और 140 के बीच में लाइज कर रहा है। तो वैल्यू हमारी जो इसमें आ रही है वो इन दोनों के बीच में एक वैल्यू आ जाएगी। तो ये किससे निकालते हैं, ये निकालते हैं बाय इंटरपोलेशन मेथड, ठीक है। तो लिख लेते हैं बाय, एक सेकेंड बाय इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन मेथड से आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसमें हम लोग लेमडा की वैल्यू क्या है 130 140 और Fy की वैल्यू जो 250 गिवन थी, उससे हमारा 250 गिवन जो था उससे हमारा क्या निकाल रहे हैं। पहली बात तो इसमें आप समझे नहीं निकाल क्या रहे हैं ना। तो हमारा जो पहला स्टेप था उसमें हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो निकाले, उसके बाद चेक किए, चेक करने के बाद अब हम लोग निकाल रहे हैं सिग्मा AC। ये क्या निकाल रहे हैं, सिग्मा AC। ये क्या चीज़, परमिसिबल स्ट्रेस, क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये मिल जाएगा 5.1 टेबल पे। तो हम लोग सेकंड नंबर क्या निकाल रहे हैं, ये, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर था और ये सेकंड नंबर इसके अंदर। तो सेकंड नंबर क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस, और फर्स्ट नंबर क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है। तो परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा AC निकाल रहा है, वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो इन दोनों के बीच वाली वैल्यू क्या थी, कोड में फिर से एक बार देख लेते हैं, लिख देता हूँ फिर देख के मैं, ठीक है। 130 वाले में ये 57 है और ये 140 वाले में 51 है। तो 57 130 में और 51 है 140 में। तो अब इंटरपोलेशन सॉल्व कैसे होता है ये आप देख लीजिए। तो ये जो वैल्यू आपकी है 57, मतलब ऊपर वाली वैल्यू, इसको पहले आप रख लीजिए यहाँ, फिर कर लीजिए माइनस, ठीक है, फिर लगाइए ब्रैकेट, ठीक है। और ब्रैकेट लगाने के बाद इन दोनों को माइनस 57 माइनस आपका है 51 अपॉन, नीचे ब्रैकेट लगा लीजिए और नीचे भी आपको क्या करना, माइनस। तो बड़े वाले से छोटे वाले को क्या कर दो, माइनस 140 माइनस 130। अब यहाँ पे करो इंटू का साइन, अब ब्रैकेट क्लोज करो। अब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपके इंटरपोलेशन किस में निकालना है, 130.769 का ना, इससे माइनस कर दो 130। ये पूरा कर लीजिए आप किससे, बाय कैल्सी, विद द हेल्प ऑफ कैल्सी, ठीक है। कैल्सी की मदद से ये वैल्यू आ रही है 56.538 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये क्या है, सिग्मा AC है। इसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको कुछ क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, निकालना क्या था, स्ट्रेंथ निकालना था, ठीक है। क्या निकालना था, स्ट्रेंथ। और हमारे पास स्ट्रेंथ मतलब फोर्स, फोर्स बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो अब स्ट्रेंथ निकालना आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि स्ट्रेस भी हो गया और हमारे पास क्या है, पहले से एरिया मौजूद है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, इस स्ट्रेस का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रट फाइनली हम लोग इसीलिए हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रट। तो याद क्या रखना है, किसी चीज़ का स्ट्रेंथ निकालना है, वही बेसिक रूल है हमारा, फोर्स बराबर होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। तो आपका स्ट्रेंथ P बराबर हो जाएगा सिग्मा AC इंटू एरिया। तो कितना कितना है, 56.538 मल्टीपल 1167, ठीक है। ये आ रहा 65,980 न्यूटन, ठीक है। अगर किलो न्यूटन बदलोगे तो 65.98। क्योंकि ये वीडियो मेरा बहुत बड़ा जा रहा है तो मैं इसके आगे अभी यहीं तक, ये पहला वाला आंसर जो है, आंसर नंबर फर्स्ट कंडीशन का जो ए वाला था, उसको हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। आप देख होंगे कैसे सॉल्व किया हूँ मैं, अच्छे से इसको आप समझ लीजिए। वीडियो बड़ा जा रहा है तो मैं इसमें अब ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का मैं बता दूंगा, ठीक है। आप टेंशन ना लीजिए, पूरा सॉल्व कराऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट होता है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ सकते हैं, मेरे से व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।